हर साल की तरह इस साल भी अक्षय तृतीया के दिन चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 30 अप्रैल को मां यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चार धाम यात्रा के लिए अब तक करीब 18 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में ये यात्रा भव्य होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी होने वाली है। लेकिन अगर आप भी इस बार चार धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड में हम आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाले हैं कि आप चार धाम यात्रा कैसे करें, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि घर से निकलने से लेकर यात्रा पूरी कर वापस आने तक आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। चार धाम यात्रा के नाम पर कई फ्रॉड होते हैं, बल्कि कई फ्रॉड अब से ही सामने आने लगे हैं। तो आप कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं, कैसे आप चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करें, कहाँ करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और अगर ऑनलाइन नहीं कर पाए तो ऑफलाइन आप कहाँ कर सकते हैं। दूसरी तरफ जब आप घर से चार धाम यात्रा के लिए निकलते हैं तो आपको क्या क्या चीजें लेकर जाने की जरूरत है। जनहित में जारी के इस एपिसोड में चार धाम यात्रा से जुड़ी हर एक डिटेल और हर एक गाइड हम आपको मुहैया कराने वाले हैं। अगर आप चार धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं और नहीं जानते कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हम आपको हर एक डिटेल देंगे। यानी कि चार धाम यात्रा पर जाने से पहले आपको ये एपिसोड पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस एक एपिसोड के बाद आपको और कोई भी दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चार धाम यात्रा की डिटेल गाइड है जनहित में जारी। चार धाम की इस पावन यात्रा की शुरुआत मां यमुना के दर्शन से होती है। हालांकि कई लोग चारों धामों में से किन्हीं दो के दर्शन भी करते हैं। आप चाहे चारों धामों के दर्शन करें या फिर एक आध धाम के ही यात्रा करें, लेकिन घर से निकलने से पहले कुछ तैयारियां करना बेहद जरूरी है। हम आपको अपने अनुभव के आधार पर पूरी डिटेल गाइड तो देंगे ही, लेकिन आपको घर से निकलने से पहले क्या तैयारियां करनी है उनके बारे में भी जान लीजिए। चार धाम यात्रा की शुरुआत करने का पहला स्टेप है कि घर के कौन कौन से लोग चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। आप अकेले जा रहे हैं या फिर परिवार भी जा रहा है। जैसे ही आपने तय कर लिया कि यात्रा पर कितने लोग जाने वाले हैं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और प्रमुख स्टेप है चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि आप ऑनलाइन ही इसे एडवांस में कर लें तो आपके लिए काफी सुविधाजनक होगा। हालांकि किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो ऑफलाइन की पूरी प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन प्रोसेस को। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दो तरीके हैं। पहला उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से और दूसरा व्हाट्सएप के जरिए। सबसे पहले वेबसाइट के जरिए कैसे करें वो जान लेते हैं। अपने लैपटॉप या मोबाइल में इस वेबसाइट को खोलें। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर चार धाम एंड हेमकुंड ऑप्शन के नीचे आपको इंडियन पिलग्रिम और फॉरेन के दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप भारतीय हैं तो आपको इंडियन पिलग्रिम सेलेक्ट करना है, और अगर आप किसी बाहरी देश के नागरिक यानी विदेशी हैं तो फॉरेन पिलग्रिम सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको नाम और मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन मिलेगा। इसे भरने के बाद नीचे तीन ऑप्शन आएंगे। पहला टूर ऑपरेटर, ये उन टूर और ट्रैवल कंपनियों के लिए है जो अपनी गाड़ी से श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा के दर्शन कराते हैं। आप अगर अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। आप परिवार या दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन चुनिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर कोई भी अपने हिसाब से एक पासवर्ड डालें। इसके बाद नीचे साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद जो नंबर आपने यहाँ डाला था उस पर एक OTP आएगा। आपकी स्क्रीन में भी OTP डालने का मैसेज दिखाई देगा। इसे ओके करने के बाद OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको OTP वेरीफाई का नोटिफिकेशन आएगा। उसे ओके करने के बाद आपका अकाउंट बन गया है और अब ये आपको फिर शुरुआत के पेज में लेकर जाएगा। यहाँ अब आपको दूसरे ऑप्शन लॉग इन योर अकाउंट में जाना है। यहाँ मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन होते ही आपको ये चार ऑप्शन दिखेंगे। आपको पहले ऑप्शन यात्रा पंजीकरण करें पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर जाएगा।
जहां आपको डिटेल्स भरनी है। इस पेज को आप हिंदी में भी भर सकते हैं। सबसे पहले आपको टूर स्टार्ट और एंड डेट भरनी है। यहाँ आपको वो डेट डालनी होगी जिस दिन आप उत्तराखंड स्टेट में एंटर करेंगे। एंड डेट में वो डेट आएगी जब उत्तराखंड से अपने गृह राज्य के लिए निकल जाएंगे। उत्तराखंड आपको कब आना है इसकी प्लानिंग करने में आपकी मदद करेगा ये कैलेंडर, जो डेट सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड चेक अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन से ओपन होगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कब कौन से धाम में स्लॉट खाली हैं। यहाँ जो लाल वाले धाम हैं उनमें स्लॉट्स नहीं हैं, सिर्फ हरे वाले धाम में स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप इसकी मदद से अपनी यात्रा कब शुरू करनी है और कब खत्म करनी है वो प्लान बना सकते हैं। दिन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने ग्रुप की संख्या डालनी होगी। उदाहरण के लिए मेरे ग्रुप में 4 लोग हैं तो मैं यहाँ 4 सेलेक्ट करूंगी। इसके बाद आपको नीचे धाम में आने का साधन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बाय रोड, पैदल और बाय हेलीकॉप्टर। तो आप जिस साधन से भी धाम के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अगर आप बाय रोड सेलेक्ट करते हैं तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बस, मिनी बस, प्राइवेट कार, टैक्सी, मैक्स और 2 व्हीलर का ऑप्शन मिलेगा। आप जिससे आने का प्लान कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करें। फिर ये आपको 2 और ऑप्शन देगा जहां आपको ड्राइवर का नाम और गाड़ी का नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको धाम और डेट सेलेक्ट करनी होगी। जैसे हमने पहले यमुनोत्री सेलेक्ट किया है और दर्शन करने का स्लॉट सेलेक्ट किया है 1 जून 2025। इसके बाद गंगोत्री का स्लॉट 2 जून है। लेकिन देखिए, जैसे ही हमने 3 तारीख को केदारनाथ सेलेक्ट किया तो नीचे एक मैसेज शो हुआ कि गंगोत्री और केदारनाथ धाम के बीच कम से कम 2 दिन का गैप होना चाहिए। जैसे ही हमने इसे 4 किया तो मैसेज हट गया, यानी 4 तारीख को केदारनाथ धाम के लिए हमें स्लॉट मिल जाएगा। इसके बाद आता है बद्रीनाथ धाम, जिसके दर्शन के लिए भी कम से कम 2 दिन का गैप होना जरूरी है। यहाँ अगर किसी दिन ज्यादा लोगों के आने की संभावना होगी तो ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जो आपको एक चेतावनी देगा कि ये दिन काफी लोगों ने बुक किया है, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए दूसरा कोई दिन देख लीजिए। धाम और डेट सेलेक्ट करने के बाद आपका अगला स्टेप होगा सेव और क्रिएट टूर पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपका डेटा सेव हो जाएगा। ओके करते ही ये आपको तीसरे स्टेप की ओर ले जाएगा जहां आपको अपनी आधार डिटेल्स डालनी होंगी। डिटेल डालने के बाद कॉन्सर्ट को ओके करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। ये ओटीपी उस नंबर और ईमेल पर आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। ओटीपी वेरीफाइड करने के बाद आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिएगा और सिटी फिल अप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी होगी। अगर आपको दिल, सांस से जुड़ी बीमारी या डायबिटीज है तो उसके आगे आपको टिक करना होगा, और अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो NA के आगे टिक कीजिए। आप अगर डॉक्टर हैं तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आधार में जो फोटो है वो ऑलरेडी होगी, लेकिन आपके पास लेटेस्ट फोटो अपलोड करने का विकल्प होता है। ये स्टेप पूरा होने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, और ऐसे ही बाकी लोगों की भी डिटेल्स आपको सेव एंड ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भरनी है। और जब आप सबकी डिटेल्स डाल देंगे तो फिनिश पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन दिखेगा कि अब आप इस यात्रा के लिए रजिस्टर हो गए हैं और अब आप अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि आप अब बिना किसी रुकावट के 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। वेबसाइट के अलावा आप व्हाट्सएप से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर को सेव करना होगा और अपने व्हाट्सएप से यात्रा टाइप करके भेजना होगा। फिर वहां से सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक 4 धाम यात्रा इन्फॉर्मेशन और दूसरा 4 धाम रजिस्ट्रेशन का। आपको 4 धाम रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करना है। फिर वहां से मैसेज आएगा कि क्या आप 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं। सेलेक्ट दबाने के बाद आपको येस पर क्लिक करना है। फिर आपको कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है उसका ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि व्हाट्सएप से आप मैक्सिमम 5 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं वेबसाइट से ये लिमिट 12 लोगों की है। व्हाट्सएप पर भी डिटेल एंटर करने के बाद आपको मोड ऑफ ट्रैवल सेलेक्ट करना है, बाय रोड, हेलीकॉप्टर और पैदल।
इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यात्रा करने का दिन भेजना होगा। यहाँ ध्यान रखें कि 2 धामों के बीच कम से कम 2 दिन का गैप रहे, और अगर आपको किसी धाम में नहीं जाना है या 1 या 2 धाम के दर्शन करने हैं तो बाकी धाम के वक्त आपको NA सेंड करना होगा। अगले स्टेप में आपको श्रद्धालुओं का नाम, उम्र और लिंग सेंड करना होगा। इसके बाद आपको अपनी राष्ट्रीयता बतानी होगी। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर भेजना होगा और इसके बाद स्टेट कोड डालना होगा जो आपको इस लिस्ट में दिखाई देगा। उदाहरण के लिए अगर आप उत्तराखंड के ही हैं तो आपका स्टेट कोड 1696 होगा। इसे ही आपको सेंड करना है। इसके बाद जिस जिले से आ रहे हैं वो भेजना होगा। उदाहरण के लिए देहरादून। इसके बाद सिटी का नाम, फिर अपना पूरा पता। इसके बाद आपको भेजना होगा एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का नाम, नंबर और रिलेशन डालना होगा। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में उस व्यक्ति का नंबर आएगा जो आपके साथ नहीं जा रहा है। इसके बाद आपको अपनी मेडिकल कंडीशन बतानी होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो यस भेजना होगा, वरना नो करें। इसके साथ ही आपको अपनी फोटो भी भेजनी होगी। इसके बाद अगले स्टेप में आपको बताना होगा कि आप किस वाहन से आ रहे हैं। यहाँ आप जिस साधन से भी आ रहे होंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। अपनी गाड़ी की डिटेल्स यानी गाड़ी का नंबर भी आपको यहाँ सेंड करना होगा। इस स्टेप के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, जिसे ओके यानी यस करने के बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन की PDF मिल जाएगी। और अगर आपको और भी यात्री जोड़ने हैं तो ऑप्शन आएगा कि आपको और यात्री जोड़ने हैं, तो इसे यस करके आप और श्रद्धालुओं का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते और कराते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि जो डिटेल आप दे रहे हैं वो एकदम सही हो, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। अब आपको फटाफट से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बता देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर किसी वजह से आप ऑनलाइन नहीं कर पाए तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी आपके पास होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी ने एक प्लान तैयार किया है। इसके तहत हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ यात्रियों के ठहरने की भी सुविधा दी जाएगी। आप हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान और राही होटल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट में इसके अलावा 2 और जगह पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सेंटर दिया गया है। ये दोनों ही ऋषिकेश में हैं। एक ट्रांजिट कैंप और दूसरा गुरुद्वारा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हरिद्वार और ऋषिकेश के अलावा देहरादून के विकास नगर में भी इस बार 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण होने की बात कही जा रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। पिछले साल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश, ISBT, ऋषिकेश गुरुद्वारा, जानकी चट्टी, सोनप्रयाग, बड़कोट, हिना, जोशीमठ, गौरीकुंड, गोविंद घाट जैसे ऑप्शन भी थे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर मुहैया कराना होगा। इसके साथ ही कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। आपको रजिस्ट्रेशन कैंप में जाकर ये डिटेल देनी है और आपको रजिस्ट्रेशन लेटर मिल जाएगा। तो 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव यानी रजिस्ट्रेशन को तो हमने पार कर लिया है। अब बारी आती है दूसरे पड़ाव की, जो है ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड उन लोगों को बनाने की जरूरत है जो लोग टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, यानी जिनके पास कमर्शियल गाड़ियां हैं। वहीं जो लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं उनको ट्रिप कार्ड बनाना होगा। इन दोनों ही कार्ड को बनाने के लिए आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी को यहाँ रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको प्राइवेट व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको अपनी गाड़ी का नंबर और गाड़ी के चेसी नंबर के आखिरी 5 नंबर डालने होंगे। इसके बाद कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी गाड़ी की सारी डिटेल शो हो जाएगी। फिर नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर जो भी जानकारी ऊपर लिखी हुई है अगर वो सही है तो इसे टिक करें और आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा एंटर करना होगा और फिर आपके नंबर पर जो OTP आएगा उसे कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी गाड़ी ट्रिप कार्ड के लिए रजिस्टर हो जाएगी। फिर आपको 50 रुपए की पेमेंट करनी है, जिसके बाद आपको ट्रिप डिटेल, सभी श्रद्धालुओं की लिस्ट समेत सभी डिटेल मिल जाएगी।
इसके साथ ही जो ड्राइवर होगा उसका हिल एंडोर्समेंट भी होना जरूरी है। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपना डीएल की डिटेल और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। फिर जो डिटेल आएगी उसे चेक करने के बाद सेव डिटेल्स करना होगा, जिसे करते ही आपकी एंडोर्समेंट आईडी बन जाएगी। यहाँ आपको 200 रुपये की पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाकर एक टेस्ट देना होगा। अगर आप पास होते हैं तो आपका हिल एंडोर्समेंट प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब जब ट्रिप कार्ड बन गया है, हिल एंडोर्समेंट प्रमाण पत्र मिल गया है और चारों धामों की रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, तो अब करते हैं रहने का इंतजाम। चार धाम यात्रा में सबसे ज्यादा शिकायतें होटल के बहुत ज्यादा प्राइस और हेली सेवा में लूट की आती है। हेली सेवा के नाम पर फ्रॉड भी होते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। चार धाम में होटल बुकिंग के लिए आप GMVN की वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप रिजनेबल प्राइस में होटल बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन बुक करने का विकल्प भी मिल जाता है। यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ढूंढ सकते हैं और धाम के हिसाब से भी। उदाहरण के लिए अगर आप केदारनाथ ही जा रहे हैं तो यहाँ पर केदारनाथ सर्च कीजिए और सर्च के बाद केदारनाथ और उसके आसपास जगह जहाँ GMVN के होटल और कैंप हैं उसके यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद जो भी आपको होटल सही लगे उसे सेलेक्ट करके अराइवल और डिपार्चर का दिन डालना होगा। उसके बाद किराया समेत दूसरी डिटेल आ जाएंगी और आपका होटल में कमरा बुक हो जाएगा। अब अगर आप हेली सेवा बुक करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ IRCTC की इस वेबसाइट पर पहुंचना है। इस वेबसाइट के अलावा आपको कहीं और से हेली सेवा बुक नहीं करनी है। सबसे ज्यादा फ्रॉड हेली सेवा के नाम पर ही होते हैं। अब हेली सेवा बुक करने के लिए IRCTC पर आपका अकाउंट होना जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सिर्फ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा मिलेगी। तो याद रखिए, इन दो जगहों के अलावा फिलहाल हेली सेवा दूसरी किसी धाम के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अगर कोई आपको दूसरे धाम के लिए हेली सेवा दे रहा है तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड हो सकता है। IRCTC पर फिलहाल केदारनाथ के लिए 2 मई से 31 मई 2025 तक के लिए बुकिंग स्टेटस ओपन है। अगर आप हेली सेवा से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ID या ग्रुप ID डालना होगा। ये दोनों ही आपको आपके रजिस्ट्रेशन लेटर पर मिल जाएगा। हेली सेवा का प्राइस राउंड ट्रिप में 5 से 8 हजार के बीच में रहता है, पर पीक सीजन में प्राइस थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। अगर आप बस और टैक्सी से भी जा रहे हैं तो इस बार सरकार इनके किराए को लेकर सख्त है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर किराए को लेकर मनमानी की गई तो सीधे मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि बस और टैक्सी भी मनमाना किराया नहीं वसूलेगी। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि चार धाम यात्रा के दौरान क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चार धाम यात्रा के डूज एंड डोंट्स क्या हैं। चार धाम यात्रा का पूरा रास्ता काफी मुश्किल होता है। ऐसे में कई तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं। तो इन दिक्कतों से बचने का सबसे पहला स्टेप है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा कर ही यात्रा पर जाएं। चार धाम यात्रा पर आने से पहले यहाँ के मौसम और भीड़ को लेकर जानकारी जरूर ले लें। चारों धामों का मौसम ठंडा है, ऐसे में गर्म कपड़े साथ रखें। यमुनोत्री और केदारनाथ में ट्रैक है तो एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट्स, गर्म पानी और इंस्टेंट एनर्जी के लिए कुछ साथ लेकर जाएं। और कोई बीमारी है तो उसकी दवाई भी साथ में रख लें। बीमारी नहीं भी है तो भी पेन किलर समेत फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली अनिवार्य दवाइयां साथ रख लें। यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है तो रेनकोट रखना अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपका प्लान जल्दी सुबह ट्रैक करने का है तो एक टॉर्च भी अपने साथ रखें। हो सके तो जूते ट्रैकिंग वाले पहनकर आएं जो बर्फ में ना फिसले। आने से पहले लंबे चलने की प्रैक्टिस कर लें, यानी रोज 1 या 2 घंटे चलें। इससे आपके लिए पैदल रास्ता तय करना काफी आसान होगा। ये तो हो गए आपको क्या डोज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डोंट्स की। अपने साथ ज्यादा भारी सामान और कीमती सामान लेकर ना आएं। संभव हो तो छोटे बच्चों को लाने से बचें और कुछ भी ऐसा ना करें जो धाम की मर्यादा को भंग करने का काम करती हो। चार धाम यात्रा के रूट पर ओवर स्पीडिंग ना करें। इसके साथ ही अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तभी आएं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसलिए सरकार की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, तो उनको भी नोट कर लें। इसके साथ ही उत्तराखंड आपदा प्रबंधन द्वारा लाए गए भू ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें। ये ऐप आपको भूकंप या किसी भी तरह की संभावित आपदा को लेकर सचेत करेगा। ये ऐप 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा वाले भूकंप की जानकारी सायरन के जरिए आपको देगा। तो अब जब सब कुछ रेडी हो गया है तो शुरू करते हैं चार धाम की पावन यात्रा।
घुघुती की टीम खुद 2023 में चारधाम यात्रा पर गई थी। इस दौरान हमने जो देखा, जो गलतियां हमसे हुई और जो सावधानियां हमने बरती, उन सब के आधार पर हम आपको चारधाम में यात्रा के दौरान की आगे की पूरी गाइड बताते हैं। अगर आप पूरी चारधाम यात्रा करना चाह रहे हैं तो हमारी तरह ही आपका भी पहला पड़ाव यमुनोत्री होगा। यमुनोत्री धाम के लिए जानकी चट्टी से पैदल यात्रा शुरू होती है। हम 3 बजे निकले थे, लेकिन मौजूदा वक्त में आप सुबह के 4 बजे से पहले पैदल यात्रा शुरू नहीं कर पाएंगे। हमने जब 3 बजे पैदल यात्रा शुरू की तो हमारी उम्मीद ये थी कि हमें कोई ना कोई रास्ते में मिल जाएगा। हमें लोग तो नहीं मिले, लेकिन दिक्कतें जरूर हुई। दरअसल यहाँ पर बर्फबारी और भूस्खलन जैसी घटनाएं होती रहती हैं। जब हम अंधेरे में निकले तो यहाँ पिछली रात हुई बारिश में कुछ बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गए थे। हम लोग बिना टॉर्च के यहाँ आए हुए थे, इससे हमें काफी दिक्कत हुई। कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स भी होती है, लेकिन कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको ये नहीं मिलती। ऐसे में सुबह के अंधेरे में आपको रास्ते साफ दिखाई नहीं देते हैं और रास्तों में गिरे पत्थरों से चोट लगने का रिस्क बना रहता है। ऐसे में अपने पास एक टॉर्च जरूर रख लें। हमारे पास मोबाइल की लाइट थी, लेकिन वो अंधेरे में ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होती। यमुनोत्री ट्रैक 6.5 किलोमीटर का है। हम करीब 5:30 बजे यमुनोत्री धाम पहुंच गए थे। सुबह सुबह आप धाम के लिए निकलते हैं तो ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन बाद में जो भीड़ होती है वो आप इस फुटेज में देख सकते हैं। यमुनोत्री में काफी सकरा रास्ता है। ऐसे में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो आपके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। समझदारी इसी में है कि आप जल्दी दर्शन करके जल्द वापस भी आ जाएं। और अगर भीड़ में फंस भी जाएं तो धक्का मुक्की करने से बचे और यहाँ भीड़ को मैनेज कर रहे पुलिस कर्मियों की बात जरूर माने। बड़ी मुश्किल से भीड़ से निकलकर हम वापसी के लिए रवाना हुए, तभी बर्फबारी शुरू हो गई। यहाँ हमने दूसरी गलती ये की थी कि हम अपने साथ रेनकोट या छाता लाना भूल गए। अगर बर्फबारी और बारिश तेज होती तो इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, तो कोशिश करें कि आपके पास छाता या रेनकोट और टॉर्च जरूर हो। खैर, यहाँ की यात्रा पूरी कर हम वापस जानकी चट्टी पहुंचे और यहाँ से हमने शुरू किया दूसरे धाम यानी गंगोत्री का सफर। चारों धामों में सबसे आराम से जहां आप दर्शन कर सकते हैं वो है गंगोत्री धाम। यहां आने के लिए आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे ही धाम तक गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको यहां गाड़ी पार्क करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में यही सही रहेगा कि आप मंदिर से कुछ पहले ही गाड़ी पार्क कर लें। धाम में जब हम गए थे तो हमें ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। गंगोत्री धाम में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। यहाँ आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मौसम खराब होने की आशंका यहाँ भी बनी रहती है, इसलिए साथ में रेनकोट या छाता जरूर रख लें। गंगोत्री के बाद अब आपको लेकर चलते हैं सबसे मुश्किल रास्ते वाले धाम केदारनाथ की तरफ। चारों धामों में सबसे ज्यादा लोग दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। यहाँ जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ही ज्यादा यहाँ मुश्किल ट्रैक भी है और यही आपको सबसे ज्यादा ध्यान भी रखना होता है। केदारनाथ जाने के लिए आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप सीतापुर में भी कमरा लेकर ठहर सकते हैं और पार्किंग का कुछ इंतजाम कर सकते हैं। सोनप्रयाग में पार्किंग की व्यवस्था तो है, लेकिन बढ़ती भीड़ की वजह से ये फुल हो जाती है। अपनी गाड़ी से आप सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग की लंबी लाइन लगती है और फिर उसके बाद गौरीकुंड जाने के लिए शटल की खातिर भी लंबी चौड़ी लाइन लगती है। हालांकि शटल की लाइन को देखते हुए हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पैदल जाने का फैसला लिया। आप भी जा सकते हैं, क्योंकि रोड ही रोड रास्ता है, लेकिन फिर केदारनाथ का 16 किलोमीटर का ट्रैक 21 किलोमीटर का हो जाएगा। गौरीकुंड से हमने बाबा केदार के धाम के लिए अपना रास्ता शुरू किया। हालांकि यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए आप ट्रैक के लिए लाठी जरूर ले लें। पहले तो लाठी की जरूरत नहीं महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो इसकी काफी जरूरत महसूस होती है। हालांकि वापस आते वक्त आप इसी लाठी को बेचने वालों को ही 50% डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी दिक्कत या फिर सांस लेने में परेशानी होती है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर ले सकते हैं। जब आप केदारनाथ धाम के ट्रैक पर जाएंगे तो आपको बार बार प्यास लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि पानी आपको रास्ते में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको या तो एकदम ठंडा पानी मिलेगा या फिर आपको गर्म पानी खरीदना होगा। रास्ते में एनर्जी गेन करने के लिए आप अपने पास एनर्जी बार, ग्लूकोज भी रख लें। हमने भी रखा था, लेकिन बार बार ठंडा पानी पीने से हमारा गला बैठ गया और दर्द होने लगा। अगर संभव हो तो अपने साथ एक पानी की बोतल भी रख लें और ट्रैक के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी ही पिए। ट्रैक के दौरान सामान आपको बाकी जगहों से महंगा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके अपने साथ लेकर जाएं।
केदारनाथ पर सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले और सामान ढोने वाले भी लोग चलते हैं। ऐसे में आपको बड़े ध्यान से ट्रैक पर चलना होता है। ट्रैक करते वक्त मोड़ों पर ध्यान दें। मोड़ों पर अगर डंडी कंडी या खच्चर आ रहे हों तो थोड़ा रुक जाएं, पहले उन्हें जाने दें क्योंकि कहीं जल्दबाजी के चक्कर में कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे ही आप बाबा केदार के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ बर्फ पर भी चलना पड़ेगा। ऐसे में जूतों में फिसलन हो सकती है और आप गिर सकते हैं। अगर संभव हो तो ट्रैक पर आप वाटरप्रूफ और ट्रैकिंग शूज लेकर जाएं तो बेहतर होगा। रास्ते में हमने डंडी कंडी वालों से बात की कि कितना पैसा लेते हैं, तो उन्होंने कितना बताया, आइए जानते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को डंडी कंडी लेनी है शुरुआत से गौरीकुंड से लेकर के लास्ट तक, तो कितना किराया लग सकता है उनके लिए? अच्छा, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो कितना उसका लग सकता है? एक अंदाजन 4,000। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? काम तो मेरा 2-3 साल पहले। खैर, बाबा केदार के दर पर पहुंचने में काफी समय लगता है और काफी थकान भी लग जाती है। ऐसे में एक दिन तो रुकना ही पड़ता है। केदारनाथ धाम में यात्रियों को रात को रुकने के लिए बहुत सारे इंतजाम हैं, पर कोशिश यही कीजिए कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर जाएं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो वहां पर आप कैंप में रह सकते हैं। अगर आपके पास कोई कीमती सामान नहीं है तो यहाँ पर आपको 600 से 1000 तक में कैंप मिल जाएगा। हमारे पास कीमती सामान था तो हमने रूम लेना सही समझा। हमने काफी होटल में पूछा, हर जगह 10,000 या उससे ज्यादा ही रेंट था। लेकिन अगर आप मंदिर के पास ही रूम लेने का लालच छोड़ सकें तो थोड़ा मंदिर से दूर आपको रूम कम दाम में मिल सकते हैं। हमने भी ऐसा किया और हमें एक रूम मिला 4,500 का, और यहाँ के कमरों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इस उम्मीद में ना आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सुविधाओं की उम्मीद करेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे आपको चुकाने होंगे। हमने इस रूम में रात को आराम किया और सुबह बाबा केदार के दर्शन करने पहुँच गए। दर्शन के लिए भी लंबी लाइन लगी होती है, तो यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा थकान भी होती है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। खैर, दर्शन करने के बाद हम वापस लौट पड़े। वापसी में बहुत तेज बर्फबारी और बारिश होने लगी और पूरे ट्रैक पर पानी पानी हो गया। ऐसे में आपको बहुत ध्यान से उतरना होता है। केदारनाथ धाम क्योंकि सबसे मुश्किल ट्रैक होता है तो यहाँ पर अच्छों का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है, तो हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें ताकि ट्रैक में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों को लाने से बचें। ये मुश्किल रास्ता है और बच्चों के लिए ये काफी मुश्किल हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ की ओर। गंगोत्री की तरह ही बद्रीनाथ धाम तक भी गाड़ी जाती है, तो यहाँ आपको कोई भी ट्रैक वाली दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ सिर्फ लंबा जाम आपको परेशान कर सकता है। यहाँ भूस्खलन होना भी काफी आम है। हम खुद भी 3 घंटे जाम में फंसे रहे क्योंकि जोशीमठ के पास कहीं पर भूस्खलन हो गया था। यहाँ क्योंकि फ्रिक्वेंट भूस्खलन होते रहते हैं तो आपको काफ़ी लंबा वक्त गाड़ी में ही बिताना पड़ सकता है। इसके लिए आपको मानसिक तौर पर प्रिपेयर रहना होगा। इसके साथ ही ये भी याद रखें कि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के हेली सेवा या होटल बुकिंग करते हैं तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं। हेली सेवा अगर आप बुक करना चाहते हैं तो सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ही करें। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का अपडेट लेते रहें। ट्रैक के दौरान आपको रास्ते पर कुछ लेना है तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बहुत कम मिलती है। ऐसे में खुद के पास कैश जरूर रखें। ट्रैकिंग के दौरान खाने के लिए मूंगफली, नमकीन, चॉकलेट, बिस्किट और ड्राई फ्रूट जरूर साथ रख लें। और आखिर में यही कहेंगे कि आप 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो इस यात्रा की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। यहाँ पर कचरा ना फैलाएं और ना ही किसी भी तरह से अपने लिए और दूसरे यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए दिक्कत पैदा ना करें। 4 धाम यात्रा की ये कंप्लीट गाइड हमने आपके लिए पेश करने की कोशिश की। अगर आप 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो जितना प्रिपेयर होकर जाएंगे उतनी आरामदायक आपकी यात्रा होगी। जनहित में जारी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कोई राय या सुझाव आप देना चाहते हैं तो जरूर बताएं। इसके साथ ही किसी सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए 4 धाम को लेकर तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निशा फिर हाजिर होंगी आपके बीच एक और एपिसोड लेकर और एक और गाइड लेकर, जो होगा जनहित में जारी।